हर जगह से लगभग आपको सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा होगा। हर जगह से लगभग आपको तबाही की तस्वीरें ही सामने आ रही होंगी। सड़कों पर प्रोटेस्टर्स की भीड़ आपको नजर आ रही होगी। ये काठमांडू की तस्वीरें हैं। वो काठमांडू जो अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी शांति के लिए जाना जाता है, वो काठमांडू कैसे जल रहा है वो आप देखिए। अब शिवाज सर, क्योंकि वो आप तो नेपाल को बड़े अच्छे से समझते हैं, सर्विस आप दे चुके हैं, आप मुझे समझाइए ये वजह क्या रही, ट्रिगर पॉइंट क्या रहा। एक तो बात कही जा रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ाई थी, बात कही जा रही है नेपोटिज्म के खिलाफ बड़ी लोगों में नाराजगी थी, महंगाई बेरोजगारी को लेकर बड़ी नाराजगी थी। क्या यही वजह आपको समझ में आ रही है, कुछ और भी समझें हम इसमें? देखो, सच्चाई यह है कि प्राची तीन चार चीजें हैं। जिस प्रकार से मोनार्की के बाद एक डेमोक्रेसी आई, माओइस्ट की गवर्नमेंट आई, कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट आई, कांग्रेस की भी गवर्नमेंट आई, ये दो बिल्कुल फेल हो। और हुआ क्या कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया, करप्शन हाईएस्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन नेपाल। और ये सच्चाई, जॉब है नहीं। 40 से 50 लाख जो यूथ हैं वो भारत में काम कर रहे हैं, 50 से 60 लोग जो रहे हैं वो गल्फ में चले गए हैं। इनकी एक ही इकॉनमी है टूरिज्म की, वो भी एक प्रकार से काफी हद तक बर्बाद हो गई है। जब इन्होंने 26 ऐप को बंद किया तो वो भी एक प्रकार बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट हुआ। हो क्या रहा है कि आज की तारीख में जो नेपाल है वो चीन के चुंगल में है। तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव आ गया है, वहां पर डेप्थ ट्रैप में है। इनकी जो गवर्नमेंट है वो पपेट होती है चीन की। और आप एक के बाद आप देखें, केपी शर्मा ओली एंटी इंडिया बातें करते हैं, कभी बोलते हैं लिम्पू धारा, लिपू लेक और काला पानी वो एक प्रकार से नेपाल का हिस्सा है, जबकि उनको पता है। हो क्या रहा है कि आप देखें, जो हमारे 50,000 के करीब यूथ थे जो नेपाल से भारत की फौज में ज्वाइन करते थे, वो अग्निवीर के बाद नेपाल की गवर्नमेंट ने बंद कर दी। भारत की गवर्नमेंट ने बोला कि हम उनको वही ट्रीटमेंट देंगे जो कि भारत की फौज को देते हैं, आप फिक्र मत करें। मगर इसके बावजूद उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जो लोग आते थे भारत में, सैनिक, ये एक प्रकार एम्बेसडर थे नेपाल के। तो सच्चाई यह है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस प्रकार से करप्शन बढ़ी है नेपाल में, जिस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, और जिस प्रकार से डेब्ट ट्रैप में चले गए चीन के, मुझे लगता है ये एक बहुत ही कॉज ऑफ कंसर्न है। आप ये कहेंगे कि इसका अब हो क्या सकता है? देखो, रोड मैप यही है, इसके अलावा कोई चांस नहीं है कि जो नेपाल की जो आर्मी चीफ है उसको टेक ओवर करना चाहिए। उसका सबसे पहला काम होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक करे, क्योंकि अभी जो जैन जी हैं उनमें चाहे उनके साथ कोई ऐसे एलिमेंट मिल गए हों, मगर आप अपनी नेशनल प्रॉपर्टी को बर्बाद कर रहे हैं। आज आप बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। और ऐसे में इस टाइप का जो आंदोलन है चलता तो किसी और वजह से है, मगर वो फैल के पूरे कंट्री में फैल सकता है। इसलिए मुझे लगता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को टेक ओवर करना चाहिए, पहले लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को सुधारें और फिर आगे देखें कि आने वाले समय में क्या होना चाहिए। क्या ये मोनार्की की तरफ जाएगा नेपाल, या फिर ये डेमोक्रेसी की तरफ इलेक्शन होंगे, वो समय बताएगा। मगर आज की तारीख में ऐसा लगता है कि वाकई ऐसा रिपीट हो रहा है जो किसी हद तक श्रीलंका में हुआ था, कभी फिर बांग्लादेश में, और कुछ हद तक पाकिस्तान में भी जब हुआ था, जब कोर कमांडर का जो घर था उसको भी आग लगा दी थी, बर्बाद करने की कोशिश की थी जो पीटीआई के वर्कर थे। मुझे लगता है कि आज नेपाल एक बहुत क्रिटिकल पीरियड में जा रहा है। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टू टेक ओवर। अब भारत के लिए क्या कॉज ऑफ कंसर्न है? देखो, 3-4 कॉज ऑफ कंसर्न है। भारत के लिए रोटी बेटी का नाता है नेपाल से। हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी शांति आए, कंट्रोल आए। और दूसरी बात, हम ये चाहेंगे कि जो हमारा बॉर्डर है कोई 1800 किलोमीटर का, वो बहुत पोरस है, उसके अंदर एसएस भी है हमारी जो गार्ड करती है। आप देखेंगे कि काफी एलिमेंट अब भारत की तरफ क्रॉस करने की कोशिश भी करेंगे, हमें उसकी तरफ भी ध्यान देना है। और मुझे लगता है कि भारत हरदम चाहेगा कि नेपाल जल्दी से जल्दी दोबारा शांति के पथ पे आए और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक प्रकार दोबारा ठीक हो। सर, ये जो अस्थिरता है जो आप कह रहे हैं सर, ये अस्थिरता है कि ये श्रीलंका से होते हुए, बांग्लादेश होते हुए, वैभव आप नेपाल तक पहुंच गए। जो पड़ोसी राज्य हैं भारत के, उनमें कितनी अस्थिरता है हम देख रहे हैं। पाकिस्तान का हाल तो छोड़ ही दीजिए, वहां भी ऐसी अस्थिरता बनी रहती है। तो ये कितना कॉज ऑफ कंसर्न हमारे लिए हो सकता है? देखिए, हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न तो है, लेकिन देखिए आप, ये अस्थिरता किन लोगों की वजह से आई है और किस तरह का पॉलिटिकल नेतृत्व था जिसके अंडर में यह अस्थिरता आई। ये सारा का सारा लीडरशिप जिसने यह अस्थिरताएं क्रिएट की हैं अपने प्रदेशों में, वो सारी एंटी इंडिया गवर्नमेंट्स थी। ये देखने वाली बात है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए और इससे सीख लेनी चाहिए उन राष्ट्रों को भी जिनके यहाँ अभी यह अस्थिरता नहीं आई है। आप चाहे आप चले जाइए श्रीलंका में, चाहे आप नेपाल में केपी शर्मा ओली,
अब हम सभी को पता है 2020 के दौर में जब वहां पे जो चाइनीज एम्बेसडर थी महिला, ये बात वहां पे काठमांडू की सड़कों पे गलियों पे, मैं खुद वहां पे जाकर के मैं लोगों से बात करके आया हूँ, एक कॉमन कंसेंसस था कि वो चाइनीज एम्बेसडर चलाती है इनको, वो जो कहती है वही ये करते हैं। तो ये इस तरह का अगर आप माहौल बनाएंगे और आप दूसरों के हाथ में खेलेंगे या जियो पॉलिटिकल गेम किसी दूसरे देश का किसी तीसरे पड़ोसी के खिलाफ आप खेलेंगे, तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा होंगी। पाकिस्तान के अंदर भी देख लीजिए, उन्होंने किसी दूसरे देश की जियो पॉलिटिकल गेम अपने यहाँ बैठ करके अफगानिस्तान में और भारत में खेलने की कोशिश की, उसकी वजह से वहां पे अस्थिरता आई। उनके यहाँ पे जो इकोनॉमिक जो डाउनफॉल आया वो हम देख रहे हैं, हर साल आटे की और चीनी की लाइनों में लोग की जान जाती है, और जब गुस्सा भड़कता है तो लोग कोर कमांडर का घर भी जलाते हैं और जीएचक्यू के ऊपर हमला भी करते हैं जो आर्मी हेडक्वार्टर है। श्रीलंका में भी लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए, वहां पे भी आपने देखा कि किस तरह से चीन के हाथों में खेलने का प्रयास वहां की सरकार ने किया और एक जो डेट ट्रैप था उसमें फंसे। उसके बाद भारत ने जाकर उनको हीलिंग टच दिया वहां पे। और ये जितने भी देश जहां जहां पे अस्थिरताएं आई हैं, आप देखिए उसमें भारत का किरदार देखिए। भारत ने डिस्टरबेंस किसी भी देश ने क्रिएट की हो या किसी भी देश की वजह से वहां पे क्रिएट हुई हो, लेकिन जब भारत वहां गया तो भारत ने हमेशा हीलिंग टच दिया है। भारत ने उनके जख्मों पे मरहम लगाया है। श्रीलंका को हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल सके। तो ये जो कॉज ऑफ कंसर्न तो है, लेकिन देखिए ये जियो पॉलिटिक्स है। जियो पॉलिटिक्स जो है वो बहुत क्रूएल और क्रूड होती है। उसमें कहीं पे भी इमोशंस का या अपने पराये का कोई संवेदना नहीं होती। तो हमको अपनी आंखें खुली रखनी है और परिस्थितियों पर नजर बनाए रखना है। और देखिए ये राइटिंग ऑन द वॉल थी, ये होना ही था। जो लोग इस रीजन की पॉलिटिक्स को देखते हैं उनको पता है कि नेपाल में ये होना है। बस इंतजार ये था कि ये कब होगा, ये साल भर में होगा, 6 बिल्कुल महीने में ठीक होगा, कह रहे हैं तो आप वैभव, जिस तरीके से आपने समझाया कि जो हालात थे वो कैसे एंटी इंडिया मूवमेंट इन लोगों में चल रहे थे और कैसे फिर इन देशों में ये बर्बादी की तस्वीरें देखने को मिली। अब देखिए नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का इस्तीफा हो चुका है, सरकार गिर चुकी है, जो सरकारी इमारतें हैं उनमें जेनजी प्रोटेस्टर्स ने कब्जा कर लिया है।